मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। 1857 का जो विद्रोह है ये एक विस्तृत टॉपिक है और प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर विस्तृत रूप से देखेंगे इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है। जो इतिहासकार 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, ये किस तरह का विद्रोह था। तो जब आप इस टॉपिक को देख लेंगे कि इतिहासकारों का मत क्या है, तो उसके आधार पर आपको इस रिवोल्ट के नेचर को समझने में मदद मिलेगी। और दूसरी, आज के क्लास में हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी है, जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी है 1857 के ऊपर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी प्रमुख किताबें हैं जो इतिहासकारों ने लिखी हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अलग अलग क्लासेज में हम आपको, देखिए हमने यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि 1857 के रिवोल्ट के कारण क्या है, ये लेक्चर 2 में रहेगा। इसके अलावा 1857 का रिवोल्ट जो है, इसका एक्सपेंशन, ये किस तरह से विस्तारित हुआ, देश के किन किन हिस्सों में ये फैला, इसके ऊपर लेक्चर 3 में चर्चा करेंगे। और लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो आखिर असफल क्यों हुआ, उसको पूरी तरह से सफलता क्यों नहीं मिली, उसको एनालिसिस करेंगे और उसके परिणामों पर भी चर्चा करेंगे लेक्चर 4 में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज कि 1857 का जो रिवोल्ट है इसके बारे में इतिहासकारों का क्या मत है। जैसे कि आप जानते हैं 1857 के विद्रोह से पहले या 1857 के विद्रोह के बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के रिवोल्ट होते रहे। उसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो आपके पास मौजूद हैं, आप हमारे इसी चैनल पे उसे देख सकते हैं, जिसमें भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में जो क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जो रीजनल रिवोल्ट हुए, चाहे वो सूरत का नमक विद्रोह हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, चाहे वो फकीर विद्रोह हो, या जो वेलाथम्पी विद्रोह हो दक्षिण भारत का, चाहे जहां भी जो रिवोल्ट हुए उनको कवर करने की कोशिश की गई है। अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि 1857 का जो रिवोल्ट है और इससे पहले या इसके इर्द गिर्द या इसके आसपास जो रिवोल्ट हुए उसमें मूल अंतर क्या है। देखिए, एक तो बेसिक डिफरेंस जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो ये समझिएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये इन आसपास के विद्रोहों की तुलना में ज्यादा व्यापक रहा, क्योंकि ये एक जगह से शुरू हुआ। जैसे कि इस विद्रोह की शुरुआत मानी जाती कि 10 मई 1857 से हुई और मेरठ से हुई, और मेरठ होते हुए कानपुर, बरेली, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा बिहार के कुछ क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया। तो इस विद्रोह के ऊपर कई विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से अध्ययन किया। कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है और जो भारतीय इतिहासकार हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है। तो इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार जॉन लॉरेंस और सीले। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है इसे सिपाही विद्रोह मान लेना ठीक रहेगा। 1857 रिवोल्ट वाज ओनली द सिपाही म्यूटिनी। क्यों? क्योंकि इसलिए सिपाही विद्रोह मान लेना ठीक है क्योंकि इस विद्रोह में जो शुरुआत करने वाले लोग थे वो भी सेना के लोग थे, और विद्रोह को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे उनमें भी सैनिकों की या सिपाहियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और एक बड़ा वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग था भारत का, जैसे कि किसान वर्ग हो गया या मध्यम वर्ग हो गया, वो इसमें भागीदारी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर लॉरेंस और सीले का ये मानना है कि इस विद्रोह का जो प्रकृति था वो एक सिपाही विद्रोह तक ही सीमित था। दूसरी बात, ये यहाँ पर दूसरे जो विद्वान है आउट्रम और टेलर, इनका सोचना ये है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी ये।
ये जो है 1857 का रिवोल्ट, दिस वाज ए फॉर्म ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी थी। मतलब ये कोई विद्रोह स्वतंत्रता के लिए नहीं था, ये कोई विद्रोह कोई इस बात के लिए भी नहीं था कि हम भारत को एक राष्ट्र का निर्माण करें। तो क्या चाहते थे वो लोग, ये इनकी सोच है। ये मत समझिएगा कि ये फाइनल सोच होगी, वो तो जब लेक्चर 4 आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद एनालिसिस करेंगे। यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र मात्र था, ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि इसमें कुछ हिंदू जो जमींदार थे, कुछ हिंदू जो लोग थे वो भी भागीदारी कर रहे थे, और कुछ मुस्लिम जो थे वो भी भागीदारी कर रहे थे। जब हम इस विद्रोह के कारण और इस विद्रोह के विस्तार में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। जहां एक तरफ झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब और बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर के कुंवर सिंह इस विद्रोह में भागीदारी कर रहे थे, वहीं मुस्लिमों में वक्त खां और बहादुर शाह जफर द्वितीय इस विद्रोह में सक्रिय भागीदारी कर रहे थे। तो उनका यह सोचना था कि ये आउटरम और टेलर का, कि ये जो हिंदू और मुसलमान हैं ये एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह कर रहे हैं। तो ये इनका सोचना हो गया आउटरम और टेलर का। अब बात करते हैं एलिआर रीज साहब का। एलिआर रीज कहते हैं कि ये तो एक ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। अब ये कहने के पीछे इनका क्या कारण था? देखिए 1858 तक आते आते ये हो गया कि बहुत सारी ईसाई मिशनरियां जो थी वो भारत में आ रही थी, ईसाई मिशनरियां भारत में आ रही थी और धर्म का प्रचार कर रही थी। बहुत सारे ऐसे काम वो कर रही थी जिससे ये लग रहा था, हिंदुओं को लग रहा था, मुसलमानों को लग रहा था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में क्रिश्चियनिटी का, ये ईसाई धर्म का प्रचार हो। और इससे ये बात सही है कि हिंदू भी नाराज थे और मुसलमान भी नाराज थे, और इसकी परिणति जो है 1858 में देखने को मिली। तो इन्होंने ये सोचा कि ये बेसिकली ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, और ये इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ ये संघर्ष किया। ऐसा एलिआर रीज साहब का सोचना है। अब बात करते हैं कि टी.आर. होम्स क्या कहते हैं। तो टी.आर. होम्स का सोचना देखिए क्या है। ये कहते हैं कि ये तो सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता, तो इसमें सभ्य कौन है? सभ्य है ब्रिटिशर्स। बर्बर कौन है? तो भारतीय। अब देखिए ये इनकी सोच है टी.आर. होम्स की। उन्होंने जब इस विद्रोह का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्रिटिशर्स तो सभ्य हैं, उनका एजुकेशन अच्छा है, उनकी जो है सिविलाइजेशन जो है बहुत विकसित है, वो साइंटिफिकली काफी तरक्की कर चुके हैं, व्यापार व्यवसाय उनका अच्छा है, भारत में विकास और यूनिटी, डेवलपमेंट और यूनिटी को विकसित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो भारत में सभ्यता का विकास कर रहे हैं, लोगों को सभ्य बना रहे हैं, जो समाज में जो गलत कानून है, गलत जो रीतियां हैं उनको परिवर्तित कर रहे हैं। ये सोच है यहाँ पर, किसका सोच है यहाँ पर? टी.आर. होम्स महोदय का, कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये सभ्य हैं। तो बर्बर कौन है? बर्बर है हिंदू और मुसलमान, भारत में रहने वाले लोग, उनको सभ्यता का पता नहीं है, उनके पास बहुत सारी सोशल एविल्स है, उन्हें उनका जो सिविलाइजेशन है वो विकसित नहीं है। ये बात इनका सोचना है टी.आर. होम्स का। तो इसीलिए ये जो 1857 का रिवोल्ट है, एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं जो सभ्यता को बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय हिंदू और मुसलमान हैं जो कि अभी सभ्य नहीं हुए, बर्बर हैं, है ना, और इनके बीच का ये संघर्ष है। ये एनालिसिस है टी.आर. होम्स साहब का। ये मत है, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये इतिहासकारों का मत। तो कौन इतिहासकार 1857 के रिवोल्ट को किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। अब एक और चीज और देखें, यहां पर पी रॉबर्ट्स के बारे में देखते हैं। पी रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। इन्होंने एक सिंपल निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो 1857 का रिवोल्ट है इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है,
कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, या ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, या हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये सब कुछ नहीं, ये तो एक सिंपल सी घटना है जिसमें कि जो राइफल बनाए गए थे और उसके जो कारतूस थे उसमें ये बातें लोगों को, वो जो सेना में जो लोग थे उनको ये पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इससे लोग भड़के और इसके कारण से ये चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से वो नाराज हो रहे थे। कौन नाराज हो रहे थे? तो वो जो सैनिक थे जो धर्म को काफी आधार मानते थे और धर्म के प्रति समर्पित रहते थे, वो जो सैनिक थे इस चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करना चाहते थे और यही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बन जाता है। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बन जाता है, इमीडिएट रीजन बन जाता है। तो पी रॉबर्ट्स का यही सोचना था कि 1857 रिवोल्ट के बारे में ये कहना ठीक होगा कि ये एक सैनिक विद्रोह था जिसका कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था और वही सैनिक विद्रोह तात्कालिक कारण भी बन जाता है। और एक मत देखते हैं, देखिए ये डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली, ये ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे। इनका ये कहना है और इनका ये सोचना है कि देखिए ये 1857 का जो रिवोल्ट है, जिस तरह से ये रिवोल्ट बढ़ा और एक्सपैंड हुआ, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। ये डिज़रायली साहब का सोचना है। तो ये भारतीय इतिहासकारों के मत से कुछ कुछ मिलता भी है। ये डिज़रायली कहते हैं कि इस विद्रोह का जो स्वरूप है, ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह जैसा विद्रोह था, क्योंकि इसका विस्तार भारत के एक बड़े क्षेत्र में हो रहा था। मेरठ से निकला, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, इसके अलावा बंगाल का कुछ क्षेत्र, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, यानी उस समय का जो मध्य प्रांत जो था उसमें काफी ये विस्तारित हुआ। तो इसे क्यों ना माना जाए कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस नजरिए से इसे देखने का प्रयास करते हैं बेंजामिन डिज़रायली। भारतीय इतिहासकार में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार देख सकते हैं। ये कहते हैं 1857 का विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है स्वतंत्रता संग्राम था। किससे स्वतंत्र होना चाहते थे? ब्रिटिशर से स्वतंत्र होना चाहते थे। क्यों स्वतंत्र होना चाहते थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, वो जो उस समय तत्कालीन जो शासक थे, भले ही वो प्रांतीय शासक थे, छोटे स्तर पर शासक थे, उनके अगेंस्ट था। वो जिस तरह से काम करना चाहते थे वैसा नहीं करने दिया जाता था। इसीलिए ये सब, चाहे वो कहीं के भी जमींदार हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर हो, या फिर तात्या टोपे हो, या बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह हो, ये सब ये चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ से जाना चाहिए और हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद 1857 के रिवोल्ट को एक स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इतिहासकार इसे एक जन क्रांति कहते हैं। जन क्रांति यानी एक पब्लिक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि भाई देखिए इससे पहले तो इतने बड़े पैमाने पर कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। और ये विद्रोह केवल सामान्य विद्रोह नहीं था, इस विद्रोह में सैनिक भी भाग ले रहे थे, इस विद्रोह में जमींदार भी भाग ले रहे थे, इस विद्रोह में कुछ जो मध्यम वर्गीय लोग थे थोड़े बहुत, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और आम लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे थे। तो क्यों न इसे जन क्रांति माना जाए, इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे जन क्रांति कहते हैं। ठीक, वीर सावरकर और अशोक मेहता के विचार को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कि लोग ये चाह रहे थे, देश के लोग ये चाह रहे थे, जमींदार ये चाह रहे थे, किसान चाह रहे थे, मजदूर चाह रहे थे कि देश से ब्रिटिश सरकार को जाना चाहिए, अभी हमको उनका शासन नहीं चाहिए। इसीलिए ये एक सुनियोजित युद्ध था
जो कि असफल रहा। वो ये नहीं कह रहे असफल रहा, ये हम अलग से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वीर सावरकर और अशोक मेहता की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित, एक निश्चित तरीके से एक निश्चित प्लान बना करके किया गया युद्ध था। एक और इतिहासकार के विचार को देखें, आरसी मजूमदार। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आता है। देखिए ये क्या कहते हैं कि 1857 के विद्रोह को जब एनालिसिस करते हैं तो मानते हैं कि ये न तो प्रथम है, न तो पहला विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ, न राष्ट्रीय है, यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह विद्रोह नहीं हो रहा है, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। अब इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कि भाई देखिए, आप 1857 के रिवोल्ट को क्या मानते, क्या ये पहला विद्रोह है? तो भाई हमारा जवाब होगा नहीं, इससे पहले भी कई विद्रोह हुए, भले ही वो छोटे स्तर पर हुए, किसानों के द्वारा हुए, मजदूरों के द्वारा हुए, आदिवासियों के द्वारा हुए, अलग अलग क्षेत्रों में हुए, उसका स्वरूप बहुत व्यापक नहीं था, लेकिन विद्रोह तो हुए। तो ये बात सही है कि इनका ये सोचना है कि ये कोई प्रथम विद्रोह नहीं था। दूसरा, ये कह रहा है कि ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। ये बात भी सही है। अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो अगर मैप में आप देखेंगे तो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे बिहार जाइए, यूपी का क्षेत्र हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, है ना, इसके अलावा थोड़ा ईस्टर्न वाला एरिया जैसे बंगाल का क्षेत्र हो गया, थोड़ा मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, तो ये केवल इतने ही क्षेत्र में ये विद्रोह घूमता रहा। दक्षिण भारत का क्षेत्र इससे अछूता रहा, दक्षिण भारत का बड़ा एरिया अछूता रहा, पश्चिम भारत का क्षेत्र अछूता रहा। इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे, मिडिल क्लास पीपुल थे, उनका भी इसमें बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं हुई। तो फिर कहा जा सकता है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। ऐसा आरसी मजूमदार साहब का एनालिसिस है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि नहीं वह स्वतंत्रता संग्राम था। इसे स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका ये कहना है कि इसमें जितने लोग भागीदारी कर रहे थे वो अपने अपने हितों के लिए भागीदारी कर रहे थे। क्यों? जैसे कि मान लीजिए बहादुर शाह जफर है तो उनका अपमान हुआ, उनकी पेंशन बंद हो गई और उनको जो है सम्राट जो है पद से हटाया जाने लगा, तो वो अलग नाराज थे। उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। झांसी की रानी इसलिए इस मैदान में आई, वैसे वो बहुत बहादुरी से लड़ी, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे जब हम विस्तार देखेंगे इस विद्रोह का, तो वहां चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो झांसी की रानी, जो झांसी का जो क्षेत्र था, उस झांसी के क्षेत्र में उनके पुत्र को जो कि अभी जो दत्तक पुत्र थे उनको जो है शासक नहीं बनने दिया जाए या राजा नहीं बनने दिया गया, वो इसलिए नाराज थी। ऐसे ही तात्या टोपे के साथ भी था। तो उनका ये कहना था कि इस विद्रोह में जो लोग भागीदारी कर रहे थे वो अपने अपने निहित हितों को ध्यान में रख के भागीदारी कर रहे थे। इस हिसाब से भागीदारी नहीं कर रहे थे कि हमें पूरे राष्ट्र से, हमें ब्रिटिश सरकार को यहां से भगाना है, ब्रिटिश सरकार को हटाना है, ऐसी उनकी मनसा नजर नहीं आती। ये विचार आरसी मजूमदार के। तो यहां पर आपको लगभग इन सारे इतिहासकारों के विचार पता चल जाते हैं 1857 के रिवोल्ट से। अभी आप कोई कंक्लूजन इससे मत निकालिएगा कि ये विद्रोह का स्वरूप क्या था। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमने ये आपको सारे मत बताए हैं और इन मतों को समझ करके आपके दिमाग में ये विचार आ गया होगा कि भाई कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग इसे हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र मानते हैं, कुछ लोग इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध मानते हैं, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग इसे जन क्रांति भी मानते हैं, कुछ इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि न तो ये पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये विचार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं कि आखिर ये विद्रोह था क्या। इस विचार को डेवलप करने के लिए हमने ये टॉपिक आपके सामने लाया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी किताबें हैं जो विभिन्न इतिहासकारों ने इस घटना के ऊपर लिखी है। तो देखिए कुछ किताबों के नाम इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैच द कॉलम आ जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सीधा क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे ऐसे लिखा रहेगा
1857। तो आप समझ लीजिए ये सुरेंद्र नाथ सेन की किताब है, एसएन सेन की किताब है, याद रखना पड़ता है इसको। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर की रचना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टीआर होम्स की रचना है। इनके विचारों को भी अभी हमने देखा है, टीआर होम्स। इसके अलावा द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान की रचना है। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान की रचना है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी मजूमदार साहब का हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है, उनके विचार का। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, दिस बुक वाज रिटन बाय आरसी मजूमदार, एंड द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता की रचना है। तो ये कुछ प्रमुख किताबें जो आपके सामने आ गया। 1857 पूछा जाए तो एसएन सेन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टीआर होम्स, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार, इंपॉर्टेंट किताब है। द ग्रेट रिवेलियन, महत्वपूर्ण रचना, अशोक मेहता की रचना है। अब हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के प्रमुख कारण क्या थे। कारणों में जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक, आर्थिक और साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक और तात्कालिक कारणों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर 1857 के रिवोल्ट के प्रमुख कारण क्या थे। इस पर हम अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। आपने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात हम जरूर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा ये प्रयास है कि आपने भले ही 1857 के रिवोल्ट कई बार पढ़े होंगे, कई अलग अलग चैनल्स पे भी ये सब टॉपिक मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको कुछ नया मिलेगा, और अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो आपको जरूर बेहतर ढंग से आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर हो सके तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।